हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स बेसिकली सीबीएसई का चैप्टर नंबर 12 है और आरबीएसई का चैप्टर नंबर 14 है। फर्स्टली बात आती है कि एटॉमिक फिजिक्स है क्या। एटॉमिक फिजिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें आप एटम के स्ट्रक्चर की और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। उस ब्रांच का नाम है एटॉमिक फिजिक्स। फर्स्टली लिख लीजिए, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about atom and structure of atom and its properties and its properties। एटम को लेकर के सभी साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल प्रेजेंट की। हर एक मॉडल में कुछ न कुछ कमियां रही, जिसके चलते आगे से आगे न्यू मॉडल प्रपोज्ड किए गए। सबसे पहले डाल्टन एटम के बारे में ये कहते हैं कि एटम वो पार्टिकल है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये आपने पीछे की क्लासेस में स्टडी किया। लेकिन एटम को लेकर के जे जे थॉमसन है, उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज्ड किया जिसको हम कहते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। हम बात करते हैं एटम का जो मॉडल सबसे पहले जो आता है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो क्या था। थॉमसन के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस बहुत कम, यानी कितनी 10 की पावर -10 मीटर रेडियस का एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ये है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर। इतने रेडियस का ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट मींस इलेक्ट्रॉन इस तरह से एम्बेडेड होते हैं जिस तरह से वाटरमेलन में सीड्स। तो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे ये मैं जो बीच बीच में दिखा रहा हूं, इसके अंदर जो समाहित हैं, इसके अंदर जो एम्बेडेड हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो मॉडल है ये बताता है कि जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से ये एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसके मॉडल की क्या ड्रॉबैक थे, क्या शॉर्टकमिंग्स थी, क्या लिमिटेशंस थी। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, according to this model, atom is a positively charged sphere of radius 10 to the power -10 meter। इलेक्ट्रॉन्स ब्रैकेट में क्या लिखें, नेगेटिव चार्जेस आर embedded in it. So the total charge on the positive charge sphere is equals to charge on the electrons. Hence, atom is electrically neutral. तो हम ये कह सकते हैं क्या, the total charge on electrons is equals to magnitude of charge on
स्फीयर। इलेक्ट्रॉन पे कैसा है, टोटल कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, टोटल या देन नेट नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर। हेंस है ना, एटम जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन सच ए वे दैट सीड्स आर distributed into watermelon यानी जिस तरह से तरबूज में बीज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उस तरह से इस स्फीयर के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। या फिर कह सकते हैं हम प्लम्स इन द पुडिंग एक डिस्क है जिसमें उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए प्लम्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इसलिए इस मॉडल को थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल, है ना। तो इसका जो दूसरा नाम है, सो दिस मॉडल इज आल्सो known as प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल नाम से भी जानते हैं। इस मॉडल में क्या कमियां रही वो देखते हैं, यानी इसकी लिमिटेशंस या इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या थी। उस टाइम एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो कि गैगर और मार्टसन कर रहे थे, रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे वो कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का डिस्कस अभी हम करेंगे। तो पहले इस मॉडल की जो फेलियर थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी इसकी जो कमी थी वो थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या। वैसे तो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इस चैप्टर के एंड में डिटेल में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, कुछ स्पेक्ट्रम का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं आप, जैसे व्हाइट लाइट को जब मैंने आपको बताया रे ऑप्टिक्स में कि जब प्रिज्म से पास किया जाता है तो ये 7 क्लास में स्प्लिट हो जाता है विबग्योर। और 7 कलर्स रेडिएशन ही तो है एक तरह से, सबकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एग्जैक्टली जैसे हाइड्रोजन गैस को किसी ट्यूब में फिल करें हम, और फिल करने के बाद में या तो उसको हीटेड करें, हीटेड करने का मतलब उसको थर्मल एनर्जी देना या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू उसको एनर्जी देना। एनर्जी देने पर उससे क्या निकलने लगते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस निकलने लगते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी ये मॉडल नहीं समझा पा रहा था। तो इस मॉडल की जो लिमिटेशंस थी, इसकी जो कमियां थी वो क्या थी, एक तो ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा पा रहा था। दूसरी जो कमी थी वो ये थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पा रहा था। तो हम लिमिटेशंस इसके लिख लेते हैं। क्या लिमिटेशंस, it could not explain about the alpha scattering experiment. Yeah, this model could not explain about alpha scattering experiment. ये मॉडल जो दिया गया था 1898 में दिया गया था। तो इसकी जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन तो इसकी ये है, could not explain about the alpha scattering experiment. It could not explain about alpha scattering experiment. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा पा रहा था। दूसरी जो कमी थी वो इस मॉडल की थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन
अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि रियल में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या जिसको ये नहीं समझा पाया, है ना। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन अभी बात करते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया जाता है। जैसे यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। आप समझ रहे होंगे कि अल्फा पार्टिकल सोर्स क्या होता है, जो कि अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस करे। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किन्होंने किया था, दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड बाय गीगर एंड मार्सडन। ये कौन थे, स्टूडेंट्स कहो या असिस्टेंट कहो, किसके, रदरफोर्ड के। अच्छा, इसमें जो देख रहे हैं आप, ये क्या लिया गया है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स इज नथिंग, यू कैन से हीलियम का ही न्यूक्लियस होता है। जैसे उन्होंने यहाँ रटने की इसको जरूरत नहीं है, उन्होंने क्या किया, बिस्मथ जैसे 83 214 है, इसका जब डिसइंटीग्रेट होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, ये टूटता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, अल्फा पार्टिकल्स। तो आप सीधा यही ध्यान रखिए, ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स है वो सभी डायरेक्शंस में, इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए इधर जा रहे हैं, जो वो बीम अल्फा पार्टिकल की, उस बीम की बात कर रहा हूं मैं, ये जो बीम है अल्फा पार्टिकल की जो इधर जा रही है, ये इसको क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ले ली उन्होंने, गोल्ड की फॉइल, और जिसकी थिकनेस क्या थी, बहुत ही कम। आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली। गोल्ड की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि उसको आप थिन से थिन कर सकते हो, यानी गोल्ड की डक्टिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। आयरन ले लेते हो वो टूट जाएगी, उसको ज्यादा थिन नहीं किया जा सकता। इतनी थिन कर ली, इतनी थिन कर ली कि एक एक एटम की ही लेयर बच जाए। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये है गोल्ड फॉइल, और जिसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस लगभग 10 की पावर -7 मीटर एग्जैक्ट, ये 2.1 इंटू 10 की पावर -7 मीटर थिकनेस की गोल्ड फॉइल ली है। इस पे क्या गिराना चाह रहे हैं वो, क्या गिराए उन्होंने, क्या इंसिडेंट कराए, अल्फा पार्टिकल कहां से निकले, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से। फिर यहाँ ये जो लगा दिया, ये है कॉलीमेटर। आप सोच रहे होंगे कॉलीमेटर क्या है, कॉलीमेटर का काम होता है इन अल्फा पार्टिकल्स को कॉलीमेट करना। कॉलीमेट का मतलब एक फिक्स डायरेक्शन देना, इधर जो अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, इधर निकलेंगे, उनको ये कॉलीमेटर क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो एज ए कॉलीमेटर इसको हम कहेंगे, ये क्या है, कॉलीमेटर, है ना। कॉलीमेटर में क्या होती है, ब्रिक्स ऑफ ब्रिक्स ऑफ लेड, है ना, ब्रिक्स ऑफ लेड होती हैं। ये किसका काम करती हैं, कॉलिमेशन का काम करती है। यानी जो अल्फा पार्टिकल इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उनको अब्जॉर्ब कर लेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगी। तो यहां आने के बाद में ये क्या है, आपके पास में एक गोल्ड फॉइल है जिसकी थिकनेस बहुत ही क्या है, कम है। इतनी इतनी थिकनेस है जिसमें एटम्स की एक एक लेयर ही बचे, और ये थिकनेस है 2.1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, या रफली आप कहना चाहें तो किस ऑर्डर की है, 10 की पावर -7 मीटर की ऑर्डर की है। इतना इसको, है ना। गोल्ड ही क्यों चूज किया, इसका रीजन समझ गए, डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, फाइन होती है, यानी उसको थिन से थिन किया जा सकता है। फिर ये जो देख रहे हैं, ये जो सर्कुलर जो देख रहे हैं, ये एक डिटेक्टर है। डिटेक्टर का मतलब है जो अल्फा पार्टिकल्स को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि यहां से अल्फा पार्टिकल कितने निकले हैं। सो ये इधर जो मैं बना रहा हूं, ये डिटेक्टर है, इधर जो बनाऊंगा वो डिटेक्टर का मतलब है बेसिकली काउंट करेगा कि कितने अल्फा पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं। सो डिटेक्टर में होता क्या है, ये जो देख रहे हैं वो होते हैं ZNS स्क्रीन, है ना, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है। जिंक की खास बात होती है, जैसे ही इससे कोई अल्फा पार्टिकल है जैसे निकल के यहाँ गिरता है,
तो वहां वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक फ्लैश प्रोड्यूस करता है, हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आया है। तो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, ZNS स्क्रीन है, और साथ में यहाँ पे क्या लगा, इसको आप रोटेटेबल है, ये मूवेबल है, इसको सर्कुलर मूव करा सकते हो। साथ में यहाँ क्या लगा हुआ होता है, ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ होता है, जैसे माइक्रोस्कोप है, यानी माइक्रोस्कोप और ये जो स्क्रीन है इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, डिटेक्टर कहते हैं। मान लीजिए अल्फा पार्टिकल्स यहां से आए, और आने के बाद में जैसे मान लो यहां जा रहा है कोई अल्फा पार्टिकल, यहां जा रहा है, तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होगी, यहाँ एक फ्लैश प्रोड्यूस होगी। मान लीजिए थीटा एंगल पे स्कैटर होके जा रहा है, तो यहाँ एक फ्लैश प्रोड्यूस होगी, और उस फ्लैश को किससे देख लिया जाएगा, माइक्रोस्कोप से। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ अल्फा पार्टिकल आए या नहीं। बेसिकली कह सकते हैं ये काउंटर का काम करता है कि कितने अल्फा पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं। तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, वहां से अल्फा पार्टिकल्स की बीम निकली, इस कॉलीमेटर ने क्या किया, उनको कोलिमेट किया। कोलिमेट का मतलब है इधर उधर नहीं जाना, एक फिक्स डायरेक्शन में जाना देना। जैसे ही वो कहां पे इंसिडेंट कराई उन्होंने, गोल्ड फॉइल, जिसकी थिकनेस क्या थी 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अच्छा, फिर सामने क्या लगा है, डिटेक्टर। डिटेक्टर में क्या होता है, ZNS की स्क्रीन होती है, और साथ में क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है। ZNS की खास बात क्या होती है, जैसे इस पे अल्फा पार्टिकल्स गिरते हैं, वो वहां क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लैश प्रोड्यूस करते हैं, और उस फ्लैश को कम या ज्यादा हो रहा है, ज्यादा फ्लैश हो रहा है तो हम कहेंगे इधर आने वाले अल्फा पार्टिकल ज्यादा थे, फ्लैश कम प्रोड्यूस हो रहा है तो हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल्स कम थे। तो हमें ये पता लग जाएगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का आइडिया। तो ये था बेसिकली। अब उसके रिजल्ट्स क्या आए उसकी अपन बात करते हैं अभी। सबसे पहले फर्स्टली इसको लिख लेते हैं कि इसमें था क्या, है ना। तो ये समझ के, ये एंगल है, स्कैटरिंग एंगल है, ये गोल्ड फॉइल है, ये सारा हो गया इसमें। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें हम लिख लेते हैं कि क्या क्या था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मिटा रहा हूं इसको। इसको लिख लेते हैं कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स अलाउड व्हेन अल्फा, अच्छा अल्फा क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस ना, अल्फा पार्टिकल्स आर, या बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना, अल्फा पार्टिकल्स, या व्हेन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीम ऑफ अल्फा particles is allowed to incident on a gold foil of thickness कितनी है, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, है ना। तो इस पे ये है, इस पे अलाउ किए जाते हैं, है ना। देन दीज अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered in different directions can be observed, किसकी हेल्प से, इसको बोला जाता है डिटेक्टर, है ना। इस पूरे को बोला जाता है डिटेक्टर, और इसको क्या करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द रोटेटेबल डिटेक्टर। इस रोटेटेबल डिटेक्टर से आप क्या कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्टर बेसिकली है क्या, इसके बारे में स्पेस नहीं है। डिटेक्टर इज द कॉम्बिनेशन, या डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ ZNS screen and microscope। डिटेक्टर में क्या होता है,
ZNS की स्क्रीन होती है, क्या दिखाया आपने, अल्फा पार्टिकल, और एक क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है। व्हेन अल्फा पार्टिकल strike on the ZNS screen, then it produce tiny फ्लैश, थोड़ी सी क्या प्रोड्यूस करता है, ये फ्लैश प्रोड्यूस करता है, which can be seen through, किससे देख ली जाती है, माइक्रोस्कोप से, seen through माइक्रोस्कोप, इसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन काउंट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल, है ना। So in this way we can count the number of alpha particles scattered at different angle। ये था इनके एक्सपेरिमेंट में। रियल में क्या हो रहा होगा ये आपको लिखना है, अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। रियल में इसका रिजल्ट आया कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे लगभग, इसका जो रिजल्ट था। अब इसके कंक्लूजन निकले कि क्या कंक्लूजन निकला इससे, क्या क्या जो रिजल्ट्स थे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे, वो लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस, है ना, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वो लिख लेते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, कुछ नहीं। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, कोलिमिनेटर लगा रखा है, अल्फा पार्टिकल सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स की बीम निकल रही है, जिनको कहां स्ट्राइक किया जा रहा है, गोल्ड फॉइल पे, जिसकी थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। उसको कितने अल्फा पार्टिकल्स इससे पास हो जाएंगे, कौन कौन से एंगल्स पे जाएंगे, उनको मेजर करने के लिए क्या लगा रखा है, डिटेक्टर। और डिटेक्टर बेसिकली है क्या, ZNS की स्क्रीन है और माइक्रोस्कोप है। ZNS की खास बात क्या होती है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस पे इंसिडेंट होते हैं, क्या प्रोड्यूस करता है, टेनी फ्लैश प्रोड्यूस करता है। तो ये टेनी फ्लैश प्रोड्यूस करता है, तो उससे हम पता लग जाएगा कि कितने अल्फा पार्टिकल्स आए हैं। तो इस तरह से हम अल्फा पार्टिकल्स के नंबर को इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या थी, फिर उनकी क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, वो लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस। इस एक्सपेरिमेंट में उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में ये था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, गोल्ड फॉइल से पास हो रहे थे विदाउट एनी स्कैटरिंग या विदाउट एनी डेविएशन। तो पहला तो ये कह सकते हैं हम, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल, कि लगभग उस गोल्ड फॉइल से पास हो रहे थे। ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ही कम, है ना, 14-15 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 10,000 पार्टिकल्स scattered more than 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे जो स्कैटर होने वाले क्या थे, बहुत ही कम थे। और ओकेजनली एक अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स में सिर्फ एक और दो अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि वापस रिबाउंड होके आ रहे थे, यानी रिटर्न बैक हो रहे थे, है ना। थर्ड निकला, ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल rebounded at 180 डिग्री एंगल। यानी कहने का मतलब ये था, इसको यही लिखना, आपको एक बार ये मत बनाना, मैं समझाने के लिए, कि ये मान लो वो गोल्ड फॉइल होगी, उसमें एटम होगा कोई ना कोई,
तो उस एटम से लगभग अल्फा पार्टिकल्स तो क्या हो रहे थे, सीधे के सीधे इस तरह से यूज आ रहे थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि किसी पर्टिकुलर 90 से ज्यादा एंगल पे स्कैटर हो रहे थे। देखो ये जाना चाहिए लेकिन ये क्या था, स्कैटरिंग एंगल। इस तरह से इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन ये क्या हो रहा था, स्कैटर। इसको ऐसे यूज आना चाहिए लेकिन ये क्या हो रहा था, स्कैटर। इसको ऐसे जाना चाहिए लेकिन क्या हो रहा था, ये स्कैटर हो रहा था 90 से। ये बाकी इनके लिए एंगल जीरो, इनके लिए एंगल जीरो, लेकिन ये कुछ एंगल पे। और ऐसे बहुत कम थे जो 90 से ज्यादा एंगल पे स्कैटर हो रहे हो, और बहुत कम एक ही अल्फा पार्टिकल, लगभग ये मानो एक और दो अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो रिबाउंड हो रहे थे, यानी ये आया यहाँ और यहां से वापस आ गया, जाए इधर और वापस आए। एंगल कितना हुआ, 180। इसके लिए एंगल जैसे जीरो है, जीरो है, 45 है, किसी के लिए कोई इधर गया होगा उसके लिए 90 होगा, इसके लिए 100 होगा, और इसके लिए एंगल कितना हुआ, 180। तो ऑलमोस्ट क्या थे जिनके लिए एंगल बहुत ही कम था, 0 और 1 डिग्री के आसपास था, लगभग क्या जा रहे थे, स्ट्रेट जा रहे थे, है ना। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो 90 से ज्यादा एंगल पे क्या हो रहे थे, स्कैटर्ड हो रहे थे। और एक ओकेजनली मैंने देखा वन अल्फा पार्टिकल में भी 1 और 2, और वो अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो रिबाउंड हो रहे थे, यानी कितने एंगल पे वापस आ रहे थे, 180 डिग्री एंगल पे वापस आ रहे थे। यानी ज्यादा एंगल पे आने वाले अल्फा पार्टिकल्स की नंबर कम थी। तो यदि हम इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना चाहें इसी बात को, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां क्या ले लें, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और यहां पे क्या ले लें, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल यानी थीटा। तो कुछ इस तरह से था, जब ये इस तरह से ग्राफ यही बता रहा है कि जब एंगल कम था, सारे के सारे कम एंगल पे जा रहे थे, कम एंगल पे जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स की नंबर ज्यादा है, ज्यादा एंगल पे जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स की नंबर और कम है, और कम है। और यहाँ मान लीजिए 180 है, 180 पे जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स की नंबर तो बहुत ही कम है। इस तरह से जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ना, ये 0 से लेके 180 के बीच है, 180 पे जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स की नंबर बहुत कम है, और कम एंगल पे जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स की नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस एक्सेस पे क्या लिया आपने, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये इस एक्सेस पे क्या ले रखा आपने, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और इस एक्सेस पे क्या ले रखा आपने, एंगल। यानी आप ये कहें कि 180 यदि यहाँ 180 पे जाने वाले की नंबर्स बहुत कम है, और एंगल कम एंगल पे जाने वाले जो सीधे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो उनकी नंबर क्या है, ज्यादा है। ये ऑब्जर्वेशन आई। तो इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए, आप खुद देखें कि इससे जो कंक्लूजन है वो क्या निकले, क्या निकालना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन थे, अब हम लिखेंगे कंक्लूजन, है ना, कि इनसे क्या कंक्लूजन निकला। ऑब्जर्वेशन यही तो थे, एक ऑब्जर्वेशन का डायग्राम और बना लीजिए, क्या, इस तरह से कि मान लो ये गोल्ड फॉइल में क्या हुआ होगा, कोई इस तरह से एटम होगा, और एटम होगा तो यहां से क्या जा रहे थे, अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, ये जैसे सीधा निकल रहा था, ये भी क्या हो रहा था, सीधा निकल रहा था, ये थोड़ा सा डेविएट हुआ होगा, ये थोड़ा सा इस तरह से डेविएट हुआ होगा इस तरह से, और जैसे 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 इसके नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे कुछ इस तरह से डेविएट हो रहे थे, ये इस तरह से डेविएट हुआ, और नजदीक आया तो और ज्यादा डेविएट हुए इस तरह से। और ये जो सेंट्रल पार्ट में कहूं, यहाँ जैसे सेंट्रल पार्ट से कोई अल्फा पार्टिकल आया तो वो वापिस रिबाउंड हो गया, है ना। रिबाउंड होने का मतलब ये सारे के सारे देखो, ये 0 एंगल पे निकल रहा था, ये भी लगभग 0 एंगल पे निकल रहा था, ये कुछ एंगल पे हुआ, ये कुछ एंगल पे, तो सीधे जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स की नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है, और स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की नंबर बहुत कम है। और स्कैटर में भी 180 पे स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की नंबर तो बहुत ही कम, यानी बहुत भी कम क्या, ओकेजनली आपको लिखा है मैंने कितना, 1। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला, यदि ये गोल्ड फॉइल है तो उसके अंदर क्या होगा, ये
एटम होगा, और एटम है तो एटम से सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स यदि पास हो रहे हैं तो एटम का जो ऑलमोस्ट पार्ट है वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। सो इससे जो ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन है वो निकला कि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एटम का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। फिर बात ये आती है कि भाई ये वापस ये यूं क्यों हो रहे हैं, ये इधर क्यों जा रहे हैं। आप ये सोच के देखें कि ये सीधा क्यों नहीं गया। सीधा इसलिए नहीं गया होगा, अल्फा पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव का +2 होता है अल्फा पे, और जैसे ये नजदीक आया इसने इसको क्या कर दिया होगा, रिपेल कर दिया होगा, और नजदीक आया और ज्यादा रिपेल। ये जाना इधर चाह रहा था लेकिन इसको रिपेल किया, ये इधर जाना चाह रहा था लेकिन इसको इधर, खुद इधर जाना चाह रहा था और इसने इधर रिपेल कर दिया, तो इस पाथ से गया। ये बिल्कुल सामने गया, इसको इधर रिपेल कर दिया। तो इससे रदरफोर्ड के नाम की साइंटिस्ट, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसका जो सेंट्रल पार्ट है बहुत कम जगह में, बहुत कम जगह है, बहुत कम स्पेस। कैसे डिसाइड किया, क्योंकि एक ही अल्फा पार्टिकल यदि वापिस आ रहा है बाकी सारे जा रहे हैं, तो ये जगह क्या होनी चाहिए, बहुत कम जगह में इस एटम का कौन सा चार्ज कंसंट्रेट होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होना चाहिए। और वो पॉजिटिव इस अल्फा पार्टिकल को, यानी पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। उसी की वजह से आप सोच रहे होंगे अल्फा क्या, अल्फा इज नथिंग, हीलियम जो एटम है उसका न्यूक्लियस है। हीलियम एटम का न्यूक्लियस का मतलब हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दो तो क्या बचेगा, 2 तो उसके पास प्रोटॉन बच जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन बच जाएंगे, तो चार्ज क्या होगा, 2 प्रोटॉन के पास प्लस का 2e, और मास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास लगभग सेम होता है, तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यही तो होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ये बात। अब देखिए मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे थे, इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकाला कि ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। दूसरा कंक्लूजन रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया, क्या, रदरफोर्ड सजेस्ट दैट, किसके लिए, स्कैटरिंग के लिए, लार्जर स्कैटरिंग क्यों हो रही है, ज्यादा स्कैटर क्यों हो रही है, ये स्कैटर कम हो रहे थे नजदीक आने पे ज्यादा, है ना। तो फॉर लार्जर स्कैटरिंग, फॉर लार्जर scattering, Rutherford suggests that the positive charge of the atom is concentrated in very small central part of radius nearly 10 to the power minus 15 meter, and it is called न्यूक्लियस। इस सेंट्रल पार्ट को क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किनको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है, हालांकि इस एक्सपेरिमेंट की कॉपी की थी उन्होंने। थर्ड बात हम कह सकते हैं भाई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी बताते हैं, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होता है, जब इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों ओर क्या होने चाहिए, उतना ही नेगेटिव चार्ज इन पे इलेक्ट्रॉन्स पे होना चाहिए। तो आगे क्या कंक्लूजन निकला, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर distributed around the nucleus, है ना। और इस न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज किन पे होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स पे। सो हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये आप लिख लीजिए। फिर हम यहाँ पे 2 बातें और लिखेंगे, अभी देख लिया होगा आपने, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, और दूसरा लिखेंगे इम्पैक्ट। 2 डेफिनेशन है यहाँ पे लिखिए, एक है इम्पैक्ट पैरामीटर और दूसरी है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच।
तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है ये देखिए, इम्पैक्ट पैरामीटर और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बी से। बेसिकली आपने ये कहा कि रदरफोर्ड की लैंग्वेज में हम ये कहें कि यहाँ जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। बहुत कम जगह में, और ये पूरा क्या है, एटम है, और ये न्यूक्लियस का सेंटर, ये मान लो सेंटर को मिलाने वाली लाइन होगी। अच्छा, जैसे ही अल्फा पार्टिकल, ये मान लीजिए यहाँ से अल्फा पार्टिकल यू जा रहा था, और यहाँ जाते ही इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा था, यहाँ से स्कैटर हो रहा था, और वो स्कैटरिंग एंगल है वो था थीटा। तो अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, इसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर या बी। ये ही क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी है। बी अल्फा पार्टिकल तो इधर इधर जाना चाह रहा था, तो ये जो डॉट डॉट लाइन है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, यही है। और ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, और ये इन दोनों के बीच की क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हम, इट इज द perpendicular distance, perpendicular distance between direction of velocity vector of alpha particle, velocity vector of alpha particle and the center of न्यूक्लियस। अच्छा, क्या इम्पैक्ट पैरामीटर फिक्स होगा, नहीं। इम्पैक्ट पैरामीटर हो सकता है किसी एक अल्फा पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर ये होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी वेक्टर ये है। दूसरा अल्फा पार्टिकल मान लीजिए ये इस तरह से है, तो उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर है वो क्या होगा, कम होगा, है ना, इस तरह से। तो इम्पैक्ट पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। सभी के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब इम्पैक्ट पैरामीटर का जो है फॉर्मूला भी ये इस तरह से, क्या, के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला, आप सीधा ध्यान रख लें इसको। ये डेरिवेशन नहीं है, वैसे लिखवा रहा हूं, कोई काम भी नहीं आता। वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, के कूलम्ब्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये जानते हैं। जेड उस न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर है, और काइनेटिक एनर्जी भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो ये क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। ये किस पर डिपेंड करता है, स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है। तो ये आपको इतना ध्यान ना रख करके ये ध्यान रखना है, it is the perpendicular distance between direction of velocity vector of alpha particle and center of the nucleus. Next definition, next हम बात करेंगे किसकी, closest distance of approach। नेक्स्ट है आपका closest distance of approach। नेक्स्ट लिखिए आप closest distance of approach, closest distance of approach। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होती है, देखो आप, ये सेंट्रल पार्ट है जिसको आपने ये पूरा, जैसे मान लीजिए एटम होगा, और ये उसका कौन सा पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, जिसपे चार्ज कितना होता है, जेड ई पॉजिटिव का,
कौन आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अल्फा पार्टिकल का मतलब उसके पास चार्ज कितना है 2e, और यहाँ चार्ज कितना है Ze, है ना। Q1 ये अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है। अच्छा, ये अल्फा पार्टिकल काफी दूर है, तो अल्फा पार्टिकल क्यों आ रहा है, बिकॉज इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। अब R ही काफी दूर है, इसके फील्ड से दूर है, तो R को क्या लिया जाता है, इंफिनिटी, और R इंफिनिटी होगा तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो ये क्यों आ रहा था, ये इस तरह से आ रहा था ऐसे, तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। यहां आते ही इसने इसको रिबाउंड कर दिया, इसको वापस रिपेल कर दिया। रिपेल कर दिया इसका मतलब यहां आकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, नहीं, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बल्कि काइनेटिक एनर्जी ने किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये जहां से ये वापस आ जाता है, ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ही बोला जाता है, ये यहाँ कौन था, अल्फा पार्टिकल, यहाँ कौन है, न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जहां से वो वापस आ रहा है, उसी डिस्टेंस को बोला जाता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। यदि अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती तो ये और नजदीक जाता, और नजदीक जाता, इसका मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इसकी क्या होती, और कम होती, है ना। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होता है, इसको हम ये कह सकते हैं, क्या, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। इट इज द इट इज द shortest distance distance between alpha particle and न्यूक्लियस, है ना। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। और यदि हमें निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के लिए काइनेटिक एनर्जी, अब पार्टिकल में, अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो एनर्जी किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना, पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख रहा हूं के डॉट ई। इस के का मतलब आप कहीं कांस्टेंट मत समझ लेना, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझ लेना, के का मतलब काइनेटिक और ई का मतलब एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2, है ना, ये पूरा ही लिख लीजिए, तो आप इसको काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख लीजिए, ई के, काइनेटिक एनर्जी है ये, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस क्या होती है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, अब यहां से आप ये लिख सकते हो कि Q1 क्या है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 2e। Q2 क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, Z इंटू ई। भाई गोल्ड की बात कर रहे हो तो गोल्ड के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 79। आप लिथियम की बात कर रहे हो तो Z की वैल्यूज के लिए क्या होती है, 3। इस तरह से डिवाइडेड बाई R, या फिर R को इधर ले आओ, ये क्या होगा, के 2k ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आप क्लियर ये भी देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास ज्यादा है, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगी, कम होगी, यानी ज्यादा एनर्जी है तो वो ज्यादा दूरी पे जाएगा, है ना, यानी उसके कम, हाँ, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही न्यूक्लियस के करीब से होकर आएगा वो, है ना। तो इसी को बोला जाता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो इसी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में था ये। इसी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स की कॉपी किन्होंने की, रदरफोर्ड ने, और अपना न्यू मॉडल प्रपोज कर दिया। वो अगली क्लास में हम बात करेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।